नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टियों की तैयारी साफ दिख रही है। चुनाव के लिहाज से सबसे अहम सूबा उत्तर प्रदेश, जिसमें बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह की गोटी खेली है। अमित शाह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने का ऐलान किया है। ये वही अमित शाह हैं जो कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जा चुके हैं। उन पर हत्या, अपहरण और उगाही के मुकदमे हैं। तो क्या हम ये माने कि राजनाथ सिंह का ये फैसला नरेंद्र मोदी को पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी में बढ़ते दखल का ये संकेत है? सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अगला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे? लेकिन पार्टी में इसको लेकर दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जाननी होगी। और आखिरकार वोटरों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। एक खास रिपोर्ट पर नजर। 2014 के चुनावों के लिए लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टियां चुनावी मोड में आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी की नैया पार कराने के लिए मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह को पार्टी के प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी में पार्टी की गुटबाजी रोकने और अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए बीजेपी ने कट्टरवादी छवि के नेता अमित शाह का सहारा लिया है। गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह पहले ही जेल जा चुके हैं। अमित शाह पर हत्या, अपहरण और उगाही का मुकदमा चल रहा है। लेकिन शाह राजनीतिक दांवपेच और चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। चुनाव नजदीक हैं और देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी का गिरता जनाधार बीजेपी की नींदें उड़ाए हुए है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए किसी भी पार्टी को यूपी में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन शाह को प्रभारी बनाया जाना कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि मोदी 2014 लोकसभा चुनावों में एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मीम अफजल साहब, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। बीएस शास्त्री जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। शबनम हाशमी हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, गुजरात में काफ़ी काम कर चुकी हैं, बहुत सालों से कर रही हैं, पिछले 10 साल से लगातार उनकी संस्था और वो खुद गुजरात में काम कर रही हैं। और साथ ही शोमा चौधरी हैं, मैनेजिंग एडिटर तहलका की। जी हाँ, तहलका वो मैगजीन है जिसने खासकर अमित शाह पर कई बड़ी बड़ी स्टोरीज़, कई बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं और ऐसे एक्सपोजे गुजरात को लेकर किए हैं जो कि शायद पत्रकारिता जगत में और देश के इतिहास में याद रखे जाएंगे। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शोमा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शोमा, ये बताइए कि जब अमित शाह का नाम आता है, उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है, तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग में आती है? क्या ये वो डेवलपमेंट है जिसको आप उम्मीद कर रही थी कि ऐसा होना था? नहीं, मैं तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि पार्टी उनको यूपी इंचार्ज रखेंगे। ये ज़रूर है कि वो नरेंद्र मोदी जी की बहुत ख़ास आदमी है और बातचीत ज़रूर चल रही है कि पार्टी में कि नरेंद्र मोदी को पीएम की उम्मीदवार बनाए या ऐसे बतलाया जाए। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट दे आर गोइंग टू फाइट द इलेक्शंस अंडर मिस्टर मोदीज कैंडिडेचर फॉर द पीएमशिप। तो उस हिसाब से ये राजनाथ जी और मोदी जी का एक समझौता का निशान आप कहला सकते हैं। पर अगर आप देश के हिसाब से अगर आप देखें तो दिस इज़ रियली अ वेरी बैड मूव ऑन द बीजेपीज़ पार्ट, क्योंकि अभी अमित शाह के ऊपर अभी भी केस चल रही हैं। जब सोहराबुद्दीन का ट्रायल चल रही थी तब उनको गुजरात में अंदर आने के कोर्ट ने उनको बोला था कि गुजरात के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि शायद वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते थे। वो होम मिनिस्टर थे जिनके अंदर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स की इंडाइटमेंट हुई है जो अरेस्टेड हुए हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ गुजरात वो अरेस्टेड। इनका सब जो इलीगल काम जो हुआ था वो सब अमित शाह की टेन्योरशिप में हुआ था एज होम मिनिस्टर, जब ये पुलिस उनसे डायरेक्टली उनके डायरेक्टली अंडर थे। तो उस हिसाब से एंड मिस्टर अमित शाह अभी भी सुप्रीम कोर्ट केस में ही इज़ ओनली आउट ऑन बेल, उसका कोई एक्सोनरेशन नहीं हुआ है। तो ऐसे आदमी को इतना महत्वपूर्ण जगह देने के लिए
I think it reflects badly on the BJP. शोमा, आप कह रही हैं कि आप हैरान हैं, इस बात की उम्मीद नहीं थी, और किस तरह से बीजेपी क्या बताना चाहती है उत्तर प्रदेश के वोटर को, देश के वोटर को, कि अमित शाह को आगे लेकर वो उन्हें प्रभारी बनाया गया है। लेकिन शोमा, जो आपसे समझना चाहती हूँ, इसी दौरान आपने ये कहा कि ये राजनाथ सिंह और मोदी के बीच का एक करार है, एक अग्रीमेंट है, इससे क्या कहना चाहती हैं आप? इसके पहले काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स हम भी लिखे हैं अबाउट द टेंशन बिटवीन राजनाथ जी एंड नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स है वो सब आप मानेंगे कि राजनाथ जी सीज हिमसेल्फ एज अ पीएम कैंडिडेट, पर जो ये अंदर की जो डायनामिक्स है अभी, इट इज़ वन कैन नॉट बट एक्सेप्ट कि नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर लीडर, एटलीस्ट फॉर द बीजेपी कैडर्स. And it is an assertion of Narendra Modi that he will fight this election on his terms. तो उस हिसाब से ये this is एक राजनाथ जी और उनके बीच का एक ब्रिज है, let's say, कि राजनाथ जी अमित शाह को इस ऊंची स्तर पे बैठाए हैं। शोमा, आप कह रही हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी अपने शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं उनकी छत्र छाया में हो, इसलिए उनके बीच का एक करार, एक समझौता सा लगता है। शास्त्री जी, मैं चाहती हूं कि शोमा की बात का आप जवाब दें और ये भी बताएं, जिस तरह से शोमा ने कहा कि एक ऐसा आदमी जो जब वो गृह मंत्री था उसी दौरान जिस तरह से जो भी पुलिस ऑफिसर उन्होंने जो बोला है मैंने सुना है, और मैं जरूर चाहूँगा कि शोमा जी के गलतफहमी को दूर किया जाए। इन्होंने जो भी बातें कही हैं, ये बातें तथ्यविहीन बातें कही हैं। ये लोग इस तरह से बातें करती हैं जैसे इनका व्यक्तिगत दुश्मनी अमित शाह से रही हो। नहीं शास्त्री जी, लेकिन हम देखिए, जो तथ्य हैं आप उनसे कैसे इनकार करेंगे, जो फैक्ट्स हैं उनको आप कैसे इनकार करेंगे? अब मैं उसी को इनकार करने के लिए तो आपसे कह रहा हूँ जी। अगर मैंने ये कहा कि शोमा जी ने सारी बातें गलत कही हैं तो मैं उसका तथ्य भी देना चाहूँगा। जी बोलिए। देखिए, इनका इस तरह से व्यक्तिगत तौर से अमित शाह से के ऊपर इन्होंने जो भी एलिगेशन लगाया है, मैं उसके बारे में बस इतना कहना चाहता हूं कि जरा व्यवहारिक रूप से भी देखने की कोशिश होनी चाहिए। गुजरात में क्या हुआ था और उत्तर प्रदेश में जहां अमित शाह को अभी प्रभारी बनाया गया है, उसके बारे में हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में प्रभारियों की नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद खाली हुआ था, नरेंद्र तोमर जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था, इसलिए वहां पर किसी न किसी को लाना था। और अगर अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो सकती हैं तो ये प्रभारी क्यों नहीं हो सकते? पर हम ये जो बताना चाहते हैं, सोमा जी ने जो बातें बताई हैं, सोमा जी को गुजरात की बातें सब दिख रही हैं, पर 1 साल का जो टेन्योर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, वहां 1 साल में 108 दंगे हुए हैं। उसको इन्होंने नहीं देखा है। शास्त्री जी, इन्होंने देखिए, अब बातें हो रही है तो सारी बातें पूरी होनी चाहिए। बात का जवाब दीजिए। शोमा ने जो अमित शाह के लिए कहा है, आप उस बात का जवाब दें। हम समाजवादी पार्टी की बात जरूर करेंगे, हम 1 साल के उनके कार्यकाल की बात जरूर करेंगे, लेकिन सोमा जी की उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि इनको सारी चीजें गुजरात में तो खराब लगती हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात में ये भारतीय जनता पार्टी की 5वीं टर्म की सरकार चल रही है और गुजरात में केवल अगर दुर्भाग्यपूर्ण उस घटना को, गोधरा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी घटना नहीं हुई है। पर भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले और 69 के बीच में 254 दंगे वहां पर हुए थे। उसके बारे में सोमा जी को शायद जानकारी है कि नहीं है। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दंगा हुआ था वो 69 में हुआ था। जवाब दे सकती हूँ मैं 69 में, जब 69 में गुजरात का जो सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा 69 में हुआ था, उसके बारे में सोमा जी को जानकारी है कि नहीं, जरा उस पर भी ये टिप्पणी कर सकती है। बोलिए शोमा। शास्त्री जी, 69 में मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा जन्म भी नहीं हुई थी, तो मैं किस तौर से उस पे जर्नलिज्म करती हूँ, सारी चीजें व्यक्ति के जन्म की बात नहीं होती है, सब रिकॉर्ड की बात है। आप अगर गुजरात के बारे में टिप्पणी करें तो गुजरात के इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगी तो अच्छा रहेगा, बेहतर चर्चा हो सकती है। शास्त्री जी, मुझे पूरा इतिहास पता है, पर मैं आपने जो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट बात फिर आपने जन्म की बात क्यों कर करके चर्चा को हल्का करना चाहा है? शास्त्री जी, एक बार शोमा की बात सुनते हैं, फिर आपका जवाब लेंगे। आपकी आर्ग्यूमेंट है कि
आपकी आर्ग्यूमेंट है कि हम गुजरात पे अपनी नज़र क्यों रखते हैं? ये ज़रूर रखते हैं क्योंकि 2002 एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, पर उसके बाद जो एनकाउंटर्स हुआ है इसमें एक खासियत है। आप सही कह रहे हैं कि यूपी में बहुत सारा, इससे बहुत 2 गुना ज़्यादा एनकाउंटर्स हुई है और हम इसमें भी 108 पर जो खासियत गुजरात एनकाउंटर का, शास्त्री जी आप बात सुन लीजिए, ठीक है, आप 100 गुना ज़्यादा हुआ है, पर गुजरात में खासियत यही है कि आपने सिर्फ एनकाउंटर नहीं करवाया इन लोगों का, या जो पुलिस ऑफिसर था वो एनकाउंटर नहीं करवाया, पर इनको देशद्रोही ठहराया। जो भी ये एनकाउंटर्स हुए थे, या सादिक जमाल को देखिए, या सोराबुद्दीन को देखिए, या इशरत को देखिए, आपने इनको देशद्रोही और टेररिस्ट ठहराए, जबकि आपकी पुलिस ऑफिसर्स को पूरी जानकारी थी कि ये टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे एक माहौल तैयार कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम्स की एक एनिमिटी बढ़ते जाए और एक खौफ बने और एक डरेलू मामला हो जाए। इसलिए ये एनकाउंटर्स पे इतना नजर है, इतना फोकस है और इतना खासियत है। चलिए शोमा, आप सही कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा हुआ है और हम इस पे भी बातों में दम नहीं है। शोमा, मैं चाहती हूँ कि बहस थोड़ी राजनीतिक भी हो। शास्त्री जी ये बताइए, चलिए अमित शाह की बात तो हम करेंगे, लेकिन ये बताइए कि राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए, अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो आपने उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह को चुनकर कौन से ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं, आपके वोटर्स भी देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन, जो आप समझते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने दूसरे स्टेट से एक आदमी को लाकर, जिसकी शायद उत्तर प्रदेश में उतनी कोई पहचान ना हो, आपने क्या साबित करने की कोशिश की है अपने वोटर्स के लिए, अपने कार्डर्स के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपको इसकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट में हमारे जो प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं तो वो अदर स्टेट के ही नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए अमित शाह को वहां लाया गया, पर अमित शाह को इसलिए भी लाया गया कि अमित शाह एक ऐसे स्टेट के रहने वाले जहां बीजेपी को भारी परिणाम प्राप्त हुआ है और ये कहा जा सकता है कि गुजरात में जिस प्रकार का वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है या मैंडेट दिया है, वह एक ऐतिहासिक है। 5वीं टर्म की वहां पर सरकार चल रही है और 3 बार नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए वहां के जो भी व्यक्ति होंगे वो काफी अनुभवी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो हमारा मिशन 2014 है लोकसभा का इलेक्शन, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति को हमने अपने यहाँ प्रभारी बनाने का आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ विकास के लिहाज से बल्कि राजनीति के लिहाज से भी गुजरात जो है एक मॉडल है। मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ और शोमा की तरफ भी। मीम अफजल साहब ये बताइए कि अब अमित शाह, शोमा कह रही हैं वो हैरान है, उन्होंने सोचा है कि पॉलिटिकल भी गेन्स के हिसाब से भी देखें, खाली अगर सिर्फ राजनीति के हिसाब से तो भी उन्हें ठीक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आपके लिए भी बहुत अहम है। हमारे लिए भी अहम है, पूरे देश के लिए बहुत अहम है। और मैं अभी शास्त्री जी की बात सुन रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के आदमी को ला कर के भी ये कितनी ढिठाई के साथ उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये देखकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। ढिठाई की बात नहीं है, और शब्दों का सिलेक्शन अच्छा किया जाना चाहिए। शास्त्री जी, मैं चाहूंगी कि ये बहस, बात सुने। शास्त्री जी, आपका तरीका है ये कि आप बीच में राज्यसभा टीवी पे ये बहस हो रही है, को आप खराब करने का नहीं, आप शब्दों का चुनाव बुरी बात बेहतर होगा। शास्त्री जी, मैं चाहती हूँ कि ये बहस ऐसी, मैं आपसे ज्यादा बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, घटिया शब्द का इस्तेमाल करना घटिया नहीं कहा, मैंने कहा ढिठाई। ढिठाई और घटिया में बहुत फर्क होता है। ये ढिठाई शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं है। ढिठाई का मतलब ये होता है, आपको शायद पता नहीं, मतलब मैं समझ चुका हूं, इसीलिए मैंने आपको टोका है। चलिए आगे बढ़िए। आप, मेरा ख्याल है अगर मुझसे बात करना है तो बेहतर ये है कि जो एंकर है उनसे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है कि उन्होंने किसको नियुक्त किया जी, लेकिन उसके परिणाम क्या है वो देखने वाली बात है। अभी यहाँ तहलका ने जो कुछ पहले भी किया है, अभी यहाँ शबनम साहिबा भी बैठी हुई हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ गुजरात के अंदर काम किया है। ये बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश को गुजरात ही की तरह से रैंसम लेकर के, यानी बाकायदा उसको गिरवी रख करके, जिस तरह इन्होंने गुजरात के अंदर सरकार पे कब्जा किया और एक पर्टिकुलर किस्म के लोगों को पूरी तरह से दबाने का काम किया, मारने का काम किया, उसके बाद एनकाउंटर्स किए। अब ये देखिए, ये इन लोगों की सोच है कि कहीं पर 108 दंगे, अव्वल तो ये झूठ बोल रहे हैं, 108 दंगे नहीं है। साबित करें कौन सा इनके पास आंकड़ा है, कहां से लाए ये 108 दंगों का।
ये झूठ बोलते हैं टेलीविजन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं 1 पॉइंट प्रोग्राम है, झूठ बोलो ज्यादा से ज्यादा, वो सच बन जाएगा। और अगर 108 दंगे हुए और किसी दूसरी स्टेट में, बात सुनिए पहले शास्त्री जी, पहले बात सुनिए शास्त्री जी, पहले बात सुनिए। पढ़े लिखे लोगों की तरफ बात कीजिए। 108 दंगे कहीं पर हुए हैं तो आपको एक दंगा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जो दंगे की बात मैंने कही है, वापस आऊंगी, मैं पूरा देश देख रहा है कि मैं किस प्रकार से ऐसे गलत बात बोल सकता है कोई। शास्त्री जी, मैं चाहती हूँ शबनम हाशमी इस बहस में आए और कुछ इस बहस का कितने मतलब भी घटिया ढंग से लोग बात कर रहे हैं। शास्त्री जी मेरी बात सुनिए। शबनम हाशमी, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमित शाह की जो उत्तर प्रदेश में लाने की जो कोशिश है या जिनको प्रभारी बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो एक जमीन तैयार की जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए। उत्तर प्रदेश को जो कि आप भी अच्छे तरीके से समझती हैं, वहाँ के वोटर के दिमाग को अच्छे तरीके से समझती हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी की एक कोशिश है कि जो लोग नरेंद्र मोदी को लगातार क्षेत्रीय नेता कहते हैं उनको एक नेशनल लीडर के तौर पर लाने की कोशिश, पहले अमित शाह फिर नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से वो? देखिए, मुझे अमित शाह को यूपी का इंचार्ज बनाने में 2 संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत जो है वो तो बिल्कुल एक पैनिक है, बीजेपी के अंदर एक पैनिक है जिसकी वजह से ये किया गया है। ख़ास तौर से कर्नाटका हारने के बाद उनको ये लगा कि अगर हमें बाकी जगह पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अगर हमको एक नेशनल पार्टी बने रहना है, तो बाकी स्टेट्स में हमें कुछ करना पड़ेगा। दूसरा संकेत इसका ये है कि अब सीधा सीधा गुंडागर्दी की राजनीति होगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं और बाकी काफ़ी प्रदेशों में जहाँ पे अमित शाह से मिलते जुलते ही लोगों को बिठाया गया है। शोमा ने अभी कहा कि अमित शाह उस टाइम गृह मंत्री थे जब उनके अंदर सब कुछ मारकाट हुई, पुलिस वालों ने खुलेआम कत्लेआम किया। उसके बाद पूरी एक कहानी है फेक एनकाउंटर्स की, पेड़ों पे बम तक लटका दिए गए और कहा गया कि टेररिस्ट आ रहे हैं। वहाँ तो क्या क्या तमाशे होते हैं गुजरात में, आप लोग जानते हैं। उसके साथ साथ अभी ये कहा जा रहा था कि 2002 के बाद कुछ नहीं हुआ। कम से कम 7 राइट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद डॉक्यूमेंट किए हैं। 2007 में सूरत में, 2005 में बड़ौदा दरगाह राइट, अभी 2013 के अंदर मार्च के अंदर छोटा उदयपुर में 12 बिजनेसमैन की पूरी फैक्ट्री जला दी गई अटैक के अंदर। तो ये कहना कि गुजरात में शांति है, ये सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, ये सरासर झूठ है। ये सांप्रदायिक दंगे नहीं थे। हम बहुत जोर से चिल्ला सकते हैं। कहने दीजिए। देखिए, हम बहुत ज़ोर से टेलीविज़न पे चिल्ला के कह सकते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ बहुत डेवलपमेंट है, चाहे सौराष्ट्र में 15-15 दिन लोगों के पास पीने को पानी ना मिले, लेकिन जो असलियत है ज़मीन की वो अपनी जगह है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की जनता जानती है। और यूपी में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो एक आम यूपी वाले की है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो अमित शाह को वहाँ पे ले जाना है बीजेपी का, वो बहुत ज़्यादा उनको मदद करेगा। ये ज़रूर है गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, वो उसके माहिर है, वो जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल शबनम, इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की 2014 के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की क्या पहली तैयारी के संकेत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। शास्त्री जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई जो है वाजपेयी की जगह पर नरेंद्र मोदी को लाने की एक कोशिश है और कैसे ये मुमकिन हो पाएगा। ब्रेक के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जरिए। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा इस बात का, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्री जी ये बताइए कि बहुत पहले मत जाएं, हम सिर्फ 2011 तक चले जाते हैं। जब 2011 में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को आपने कैंपेन तक के लिए नहीं उतारा था, इतनी जल्दी कैसे हालात बदल गए? ये शबनम हाशमी कह रही है कि डेस्परेट एक मेजर है, एक पैनिक है बीजेपी में। क्या वाकई इसलिए आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है? 2011 में आपने उनको कैंपेन तक के लिए नहीं उतारा और अब जो है उनके इतने करीबी आदमी को आपने उत्तर प्रदेश में प्रभारी बना दिया है। देखिए, ये सब बातें औचित्यहीन हैं। हमें स्थिति के आधार पर सारी चीज़ों को देखना है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी जो इलेक्शन होगा ये पूरे देश को परिदृश्य रखते हुए इलेक्शन होगा। ये लोकसभा का इलेक्शन होगा, इसके मुद्दे अलग होंगे। इसमें यूपीए सरकार का जो 8-9 सालों से जो भयानक भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटाले, इन सब के ऊपर ये सब मुद्दे होंगे। ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना कि उसके आने से ये असर होगा वो असर होगा, ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे तीनों मित्र
इतना ज़्यादा चिंतित हैं अमित शाह के इस प्रकार के प्रभार दिए जाने से कि उनको लगता है कि उनको सारा पूरे देश की चिंता को छोड़ करके केवल अमित शाह की चिंता करने में लगते हैं। ठीक है शास्त्री जी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अमित शाह पर जो भी आरोप लगे हैं, जो भी सारी चीजें, वो अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, उसका परिणाम क्या आएगा वो भी देखा जाएगा। शास्त्री जी वापस आएंगे। शोमा ये बताइए कि जिस तरह से हम जानते हैं कि वाजपेयी साहब की तबीयत खराब होने के बाद उनके जगह पर कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो उनकी जगह भर सके। 5 बार के एमपी वो रह चुके हैं। लखनऊ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर है। आपको लगता है कि कुछ ऐसी खेती हो सकती है वहां पर जिसके बारे में बीजेपी सोच रही है? नरेंद्र मोदी का क्या कैंडिडेचर डिक्लेयर कर सकते हैं लखनऊ से? जी काफ़ी रूमर्स चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर से कहूँगी कि ये बीजेपी की इमेज के लिए एक बहुत ही क्या कहें, एक बहुत ही बुरा स्टेप है, क्योंकि वाजपेयी जी की जो स्टैचर थी वो एक नेशन वाइड स्टैचर थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अडवाणी जी की यात्रा से ज़रूर एक माहौल बना था देश में बीजेपी के सेंटर में आने के लिए, बट इट वाज वाजपेयी जी's acceptability that really brought them to the center। अब उसी लखनऊ सीट से अगर आप मोदी जी को वहाँ से इलेक्शन लड़ाए तो एक पूरा अलग सा मैसेज जा रहा है देश को कि एक बहुत ही डिविजिव इलेक्शन होगी, और ये ज़रूर हो सकता है कि मोदी जी के अराउंड एक हिंदू कंसोलिडेशन होगा, और हम सुन रहे हैं कि ऐसे एक कंसोलिडेशन हो भी रहा है उनके नाम पे, पर एक बुरी तौर से फिर एक सिमिलर मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा, perhaps around the Congress या around the SP, और ये एक पूरा मुस्लिम हिंदू इलेक्शन बन जाएगा, which the country does not need। बिल्कुल, जिसको देश की जरूरत नहीं है। लेकिन आती हूँ शास्त्री जी, मैं इस वक्त मीम अफजल साहब से जानना चाहती हूँ। मीम अफजल साहब, इन्होंने कहा है कि एक बंटवारे का चुनाव हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नुकसान में पार्टी रहेगी वो कांग्रेस नहीं रहेगी? अगर बंटवारा वोटों का होता है, पोलराइजेशन अगर होता है, तो नरेंद्र मोदी वर्सेस समाजवादी पार्टी होगा, कांग्रेस पार्टी कहाँ गई? देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और अगर इस तरह का कोई माहौल बनता है तो मैं नहीं कह सकता कि किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे अभी कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। हम भी कुछ आंकड़े लगाकर अपना हिसाब देख रहे हैं कि कैसे होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी जैसे शास्त्री जी ने कहा कि इनको बड़ी चिंता है, हमको चिंता नहीं है, पूरे देश को चिंता है। इसलिए कि आप जो रोल मॉडल आपने बनाया 2002 के अंदर, हमको ये डर है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े मुश्किल से जो माहौल ठीक हुआ है उसको एक बार फिर ख़राब करने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत डर है इस बात का कि अमित शाह और इस तरह के लोगों के उत्तर प्रदेश आने से फ़िरका वाराना फसादात हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, और ये लोग करा सकते हैं। मुझे इसका पूरा शुबा है। बिल्कुल। और आने वाले वक्त में देखिएगा, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी वही है कि जो लोगों की छवि ख़राब है उन लोगों को, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उनकी छवि में अगर कोई फर्क है, आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जो होम मिनिस्टर रहा हो, अभी शबनम जी ने पहले भी कहा कि उन्हीं के दौर के अंदर दंगे हुए, फसाद हुए, हजारों लोग मारे गए, और उसके बाद एनकाउंटर। मेरी बात, 3 महीने तक ये जेल में रहे, सीबीआई ने इनके ऊपर केसेस बनाया। अभी बोलेंगे कि सीबीआई में से हमने बनवा दिए हैं केसेस, वो तो फैसला जब आएगा जब पता लगेगा। हो सकता है 1 साल के अंदर कोई और दूसरा धमाका भी हो जाए, तो पता लगेगा पता नहीं कितनी और जगह एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व हैं। ये तो वो अभी मेरे से पहले कुछ एक चैनल पर एक हमारी खातून बीजेपी की थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो सिर्फ 8 एनकाउंटर्स हुए हैं, वहाँ तो यूपी में तो 80 हो गए। मेरी सरकार तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर 80 एनकाउंटर किसी स्टेट में हुए हैं तो आपको 8 एनकाउंटर करने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया। मेरे पास आपके पास लाइसेंस तो नहीं मिल गया, बहुत कम है मेरे पास। हम इसका पॉलिटिकल एनालिसिस, शास्त्री जी आऊंगी आपकी तरफ एक ही सेकंड में। शबनम हाशमी, ये बताइए कि बीजेपी के लिए जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते बीजेपी में, या जो लोग बीजेपी के बाहर भी पसंद नहीं करते, वो अक्सर ये कहते हैं कि एक तरह का प्रांतीय उनकी छवि है और मिडिल क्लास के बाहर लोग उन्हें नहीं पसंद करेंगे, या फिर ये भी कहते हैं लोग कि गुजरात के बाहर नहीं पसंद करेंगे। कर्नाटक हमारे सामने एक बड़ी बानगी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास उत्तर प्रदेश का भी है, और जिस तरह का मिडिल क्लास बाबरी मस्जिद के बाद बना है, उसमें नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जगह है, उनके लिए एक वोट का पूरा एक खेती हो सकती है।
देखिए, मुझे वोट की खेती, बीजेपी की खेती के बारे में तो नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि जो मुल्क गांधी ने, नेहरू ने और मेरे बाप ने 4 साल अंग्रेज़ की जेल काट के बनाया था, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो गंगा जमुनी तहज़ीब हमने सदियों से, जिसको हमने पाला है, जो हमने मोहब्बत लोगों के बीच में बांटी है, उसको बहुत नुकसान होगा अगर अमित शाह और मोदी जैसे लोग केंद्र की गद्दी की तरफ देखते हैं। और मैं सिर्फ उसी डेमोक्रेसी को, उसी सेकुलरिज्म को और उसी देश की एकता को बचाने के लिए हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि इस तरह की ताकतें जो हैं वो गद्दी की तरफ नज़र ना उठाएं तो बेहतर है। जी शास्त्री जी, ये बताइए, क्या बीजेपी के अंदर जिस तरह के मतभेद हैं, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के आने के बाद, जिस तरह से शोमा कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये एक जो राजनाथ सिंह हैं उनके और मोदी के बीच का एक तरह का करार, एक अग्रीमेंट जैसा लगता है, आपको लगता है आपके अंदर जो आवाज़ें हैं वो चुप रहेंगी? देखिए, जो अभी मतभेद की बात कही जा रही है ये बिल्कुल गलतफहमी है, या लोगों के मन में कुछ ऐसे भाव है जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नेगेटिव नज़र से देखते हैं, वो लोग इस तरह की बातें सोच सकते हैं। पर ऐसी बातें नहीं है। हमारे ये एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और जहाँ तक बात है इस देश के प्यार करने की, तो हम लोग भी ऐसे परिवार से हैं जो गांधी के साथ, हमारे फादर भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को मेरी माँ ने भोजन कराया था, खाना भी खिलाया, अनेकों बार खाना भी खिलाया था। हम लोग भी इस देश के बेटे हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश का विकास हो, हम एक गौरवशाली वैभवशाली भारत का निर्माण करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि इस देश में आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। अपनी पर्सनल बात मत कीजिए, बात कीजिए कि संघ परिवार क्या कर रहा था, आरएसएस क्या कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी। संघ परिवार इस देश में जो लड़ाई लड़ रहा था, संस्कृति की, सभ्यता की, इस देश में जो इस देश के ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, वो संघ का कार्य था। संघ ने आप अगर पूछ चुकी हैं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए। कोई भी योगदान नहीं, आरएसएस का जो योगदान था आज ये देश भूल नहीं सकता है। शास्त्री जी अपनी बात कहिए। इस देश में आरएसएस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज आरएसएस में जब चीन के साथ लड़ाई हो रही थी तो आरएसएस के लोग जब चीन से लड़ाई हो रही थी, जब चीन से लड़ाई हो रही थी, गांधी जी को मारने में योगदान है आपका, दंगे फसाद कराने में। मुझे लगता है चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो साफ तौर पर न सिर्फ बदलाव बीजेपी में हुआ है, बल्कि जो देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी 8 नए जोनल चीफ बनाए हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ऑर्गेनाइजेशनल संगठन में बदलाव किया है। साफ तौर पर चुनाव की जो आहट है वो धीरे धीरे नहीं, अब तेज तेज होने लगी है, और बहुत जल्द ये पता चलेगा कुछ ही महीनों बाद कि आखिर वोटर ने अपने लिए क्या तय किया है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।